हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग का हार्ट वाले चैप्टर में, मानव हृदय वाले चैप्टर में आज चौथा लेक्चर है। आज देखते हैं आज क्लास ख़त्म हो पाता है या नहीं, या फिर कल जो है बहुत छोटा सा एक लेक्चर आएगा जिसमें ये सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आज हम जानते हैं। कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हृदय का रक्त परिसंचरण आखिर होता कैसे है, हृदय में रक्त परिसंचरण होता कैसे, वो सारी चीज़ें कल मैंने अपने क्लास में डिस्कस किया था। जिन्होंने देखा होगा वो समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। कल का रिवीजन थोड़ा सा मैं करा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोग समझते रहेंगे। देखिए, ये क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन यानी अंग। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैं समझाने जा रही हूँ। लास्ट डायग्राम बता रही हूँ मैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को सारी डायग्राम समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए ऑर्गन से क्या होता है। ऑर्गन से जो है CO2 युक्त ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ आती है? वेसल्स के द्वारा कहाँ आती है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में। देखिए, सुपीरियर वेना कावा ऐसे बनाती हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है इसमें, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। एक रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों का। देखिए, ऑर्गन से क्या होता है, सिराएं क्या लाती हैं? ब्लड लाती हैं। कैसा ब्लड लाती हैं? अशुद्ध रक्त। कैसा ब्लड लाती है सिराएं? अशुद्ध रक्त। ये क्या है? शिरा है, छोटी छोटी शिराएं, वेन्स। वेन्स कहाँ लाती हैं? कहाँ लाती है ब्लड? वेना कावा में। कहाँ लाती है? वेना कावा। दो वेना कावा इससे अटैच होती है। किससे? किससे बताइए? ये क्या है? ये कौन सा चेम्बर है? यह है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद। बायां, अब तक याद होना चाहिए आप लोगों को नाम, बायां अलिंद। अलिंद, ठीक है। और ये क्या है? राइट ऑरिकल, RA। दायां, दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद। देखिए, अब ये छोटी छोटी जो वेन्स है, ऑर्गन से अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। कैसा? CO2 युक्त ब्लड कहाँ लेके आती हैं? ये सुपीरियर वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना, ये सारे नाम आप लोग को अब तक याद हो गए होंगे, मैंने सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, सुपीरियर वेना कावा में और इन्फीरियर वेना कावा में लेके आएंगे। सुपीरियर वेना कावा में कहाँ से ब्लड आता है? कहाँ तक का ब्लड आता है? तो चेस्ट के ऊपर का। सुपीरियर वेना कावा में कहाँ तक का ब्लड आता है? चेस्ट के ऊपर का। और इन्फीरियर वेना कावा में कहाँ से ब्लड आता है? चेस्ट के नीचे जो पार्ट्स है, उस पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा में आता है। सबसे बड़ा महाशिरा कौन सा होता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन दोनों में भी बड़ा कौन सा होता है? तो ये होता है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये बड़ा होता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में भी कौन सा वेना कावा बड़ा होता है? तो ये होता है इन्फीरियर वेना कावा। वो वेना कावा जहाँ पे चेस्ट के नीचे से ब्लड आता है, चेस्ट के नीचे से अशुद्ध ब्लड आता है। ये कहाँ पे आता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल यानी दायां अलिंद में। ठीक है, दायां अलिंद में। इसके बाद जब ये लोब बढ़ता है तो यहाँ पे 3 कपाट बने हुए थे। कल के क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। जैसे ही ये दबाव के कारण लोब जो होता है पूरा भर जाता है, तो दबाव के कारण क्या होता है? ब्लड के दबाव के कारण ये लोब खुल जाता है। तो ब्लड कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है। ब्लड कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है। इसमें कैसा ब्लड आया था? CO2। ठीक है, अशुद्ध ब्लड। इसमें भी कैसा ब्लड आया? अशुद्ध ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार कपाट था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी त्रिकपर्दी कपाट। और इसका नाम क्या था? सेमी लूनार सेमी लूनार वॉल्व यानी अर्धचंद्राकार कपाट। और इसी से क्या जुड़ा हुआ था? इसी से क्या जुड़ा हुआ था बताइए आप लोग?
इससे जुड़ा हुआ था पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड था? अशुद्ध, अशुद्ध। और ये कहाँ तक जाती है, किससे जुड़ी होती है ये आर्टरी? ये जुड़ी होती है हमारे फेफड़े से। किससे जुड़ी होती है ये? हमारे फेफड़े से, फेफड़े से। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा किस प्रोसेस पे काम करता है? तो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है। यानी ये अशुद्ध रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अशुद्ध रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। यानी कैसे करता है? हमारे ब्लड से CO2, हमारे ब्लड से क्या करेगा? CO2 आउट करेगा और ब्लड में O2 इन करेगा। ठीक है। अब यहाँ से एक और वेन जुड़ी होती है। ये देखिए, ये आर्टरी है और ये क्या है? वेन है। ये किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है लेफ्ट ऑरिकल से। किससे जुड़ी होती है? लेफ्ट ऑरिकल से। और ये इसको क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय सीरा। सीरा। और इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध। और इसमें कैसा ब्लड होता है? शुद्ध। ठीक है, कल के क्लास में मैंने बताया है। अब देखिए, ये कहाँ ब्लड लेके आएगा? ये लेके आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल भरेगा, यहाँ पे 2 दरवाजे लगे थे, ये कपाट खुल जाएगा। ये क्या होगा? ये क्या है? डाइकस्पिड वॉल्व है। क्या है ये? डाइकस्पिड वॉल्व। क्या है? डाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे अयोटा जुड़ा होता है, यहाँ से अयोटा जुड़ा होता है। ये क्या होता है? अयोट्रिक वॉल्व होता है, अयोट्रिक वॉल्व। ये सारा नाम मैंने कल के क्लास में बताया है। और इसको क्या कहते हैं हम? अयोटा। ये जो नली है जो अयोट्रिक वॉल्व से जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं अयोटा। ठीक है, अयोटा। देखिए, ये क्या होता है? ये कौन सा है? बायां नीले, बायां नीले। अब तक आप लोग को नाम याद हो गया होगा। और ये क्या है? दायां नीले। ठीक है, दायां नीले। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे अयोटा में कैसा ब्लड आया? शुद्ध ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? शुद्ध ब्लड आया। अब ये अयोटा जो है, अयोटा से क्या जुड़ी होती है? अयोटा क्या होता है? महाधमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? अयोटा होती है। और ये किस चैम्बर से जुड़ी होती है? बाएं नीले से, बाएं नीले से। अब इससे जुड़ी होती है छोटी छोटी आर्टरीज, छोटी छोटी धमनियाँ, धमनियाँ, छोटी छोटी धमनियाँ। और ये धमनियाँ जो है वो कहाँ तक ब्लड लेके जाती हैं? ये देखिए, ऑर्गन तक लेके जाती हैं। ये धमनियाँ कहाँ तक ब्लड लेके जाती हैं? ऑर्गन तक ब्लड लेके जाती हैं। यानी देखिए, ऑर्गन से क्या हुआ? अशुद्ध ब्लड कौन लेके गया? सीरा। और शुद्ध ब्लड कौन लेके आया? शुद्ध ब्लड कौन लेके आया? धमनियाँ। ठीक है, धमनियों में कैसा ब्लड होता है? तो होता है प्योर ब्लड। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। ठीक है, तो देखिए, इसमें अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब सवाल आता है कि मैम इतना सारा आपने डायग्राम कल से बता तो दिया, लेकिन इसमें से आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है? तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी सीरा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी सीरा कौन सी होती है? वेना कावा। और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में से भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि हमारे अंगों से अशुद्ध ब्लड को, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हमारे अंगों से अशुद्ध ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हृदय तक कौन लेके जाता है? हमारे हृदय तक कौन लेके जाता है? तो कौन लेके जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हार्ट के किस चैम्बर से जुड़े होते हैं? किस चैम्बर से जुड़े होते हैं? तो किस चैम्बर से जुड़े होते हैं? दाया अलिंद से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है किन किन चैम्बरों के बीच में होता है? किन किन चैम्बरों के बीच में होता है? तो किन किन चैम्बरों के बीच में होता है? दाया अलिंद और दाया नीले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व
किस चेंबर में होता है, किस चेंबर में होता है, हार्ट के किस चेंबर में होता है, तो किस में होता है, दायां नीले में। ठीक है। तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी होती है वो किस चैम्बर से जुड़ी होती है, किस वॉल्व से जुड़ी होती है, किस वॉल्व से जुड़ी होती है, दायां नीले से। उसके बाद सवाल आता है कि फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड होता है, तो इम्प्योर ब्लड होता है। उसके बाद आता है कि फेफड़े तक इम्प्योर ब्लड कौन सी धमनी लेके आती है, फेफड़े तक इम्प्योर ब्लड कौन सी धमनी लेके आती है, तो फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद पूछता है कि फेफड़ा किस विधि पे काम करता है, तो हम बताएंगे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन विधि पे काम करता है, यानी ब्लड को प्योर करता है, ब्लड को प्योर करता है। इसके बाद पूछता है कि फेफड़े से कौन सी सीरा, फेफड़े से कौन सी सीरा शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, फेफड़े से कौन सी सीरा शुद्ध रुधिर को हृदय तक लेके जाती है, हृदय तक लेके जाती है, तो कौन होती है वो, फुफ्फुसीय सीरा। उसके बाद सवाल पूछता है कि फुफ्फुसीय सीरा में कैसे ब्लड होता है, कैसा रुधिर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, शुद्ध रुधिर होता है। वैसे तो सिराओं में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन फुफ्फुसीय जो सीरा है उसमें कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि फुफ्फुसीय सीरा जो है वो हमारे हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी होती है, फुफ्फुसीय सीरा हमारे हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी होती है, तो किस चैम्बर से जुड़ी होती है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल यानी लेफ्ट ऑरिकल बायां अलिंद से जुड़ी होती है। उसके बाद सवाल आता है कि लेफ्ट ऑरिकल और उसके बाद सवाल आता है कि डाइकॉस्पिड वॉल्व जो होते हैं, डाइकॉस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो किन किन चैम्बरों के बीच में होते हैं, तो हम मेरा तो जवाब आएगा कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, किसके बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि सबसे हमारे हृदय का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर कौन सा होता है, ये होता है हृदय का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, बायां नीले। क्यों, क्योंकि इससे जुड़ी होती है अयोटा, और अयोटा क्या होती है, महाधमनी होती है, अयोटा क्या होती है, महाधमनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा अयोटा। ठीक है, अयोटा। और अयोटा से क्या जुड़ी होती है, छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी होती है, और ये कहाँ तक ब्लड लेके जाती है, फिर से अंगों तक ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। देखिए इसी को कहते हैं हम हृदय का रक्त परिसंचरण, कैसे कैसे हृदय में रक्त घूम रहा है। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि मैम क्या हृदय में सेंसेशन होता है, फीलिंग होता है, तो नहीं, हृदय में कोई फीलिंग नहीं होता है। हृदय सिर्फ एक वर्क करता है, एक कार्य करता है, जैसे हमारा लीवर करता है। ठीक है, जैसे हमारा लीवर करता है, हमारा अमाशय करता है, पेनक्रियाज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, उसी तरह हृदय भी अपना एक काम करता है, बस एक संरचनात्मक काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, पंप करता है, ब्लड को केवल फेफड़े तक पंप करता है, बस इसका एक ही काम है, इसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों आता है कि लोग कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, दिल में कोई प्यार वार नहीं होता है, कोई फीलिंग्स नहीं होता है। ये सिर्फ एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है फेफड़े के पास, बस इसका एक ही काम है कि ब्लड को पंप करता है फेफड़े के पास। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, जो भी सेंटिमेंट्स, वो सब कहाँ के ये चीज़ें हैं, ये होते हैं ब्रेन की चीज़ें। ठीक है, ब्रेन की चीज़ें। ब्रेन में भी कौन से पार्ट का, तो हाइपोथैलेमस। अभी मैं आगे की चैप्टर में जब इसके बाद तो मैं ब्लड पढ़ाऊंगी, ब्लड के बाद मैं जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी ब्रेन के बारे में, और ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में ही होता है सेंसेशन, लव, हेट, एंगर, गुस्सा, ये सारी चीज़ें किस में आता है, हाइपोथैलेमस में होता है। यानी अगर कोई हमें पसंद आ रहा है तो वो क्यों पसंद आ रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से। वो हमें क्या करता है, वो उसी की वजह से हमें कोई किसी पे गुस्सा आता है, किसी पे प्यार आता है, किसी से हम नाराज़ होते हैं, वो सब किससे आती है, वो सब फीलिंग्स कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, किससे आती है, हाइपोथैलेमस से। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब चलिए हम जानते हैं, एक लाइन आप लोग जानेंगे। देखिए, हमारे हृदय में 2 बार ब्लड आता है
और 2 बार ब्लड जाता है। अब तक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमारे हृदय में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड जाता है। कितनी बार ब्लड आता है? देखिए, दायां अलिंद में ब्लड आता है और बायां अलिंद में ब्लड आता है। ठीक है, आता है, यानी कि अलिंद में क्या होता है? 2 बार ब्लड आता है और नीले से 2 बार ब्लड जाता है। देखिए, यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से ब्लड गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव का जो हृदय है वो दोहरे परिसंचरण पे काम करता है। मानव का जो हृदय है वो दोहरा रक्त परिसंचरण पे काम करता है, यानी 2 बार ब्लड आया और 2 बार गया, 2 बार ब्लड आया और 2 बार गया। तो चलिए इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, खुद से अपना नोट्स खुद से बनाइए आप लोग। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए आइए लाइन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और दिल में छेद होना वो क्या चीज़ है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद आता है कि मानव हृदय, एक लाइन लिखेंगे, मानव हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। ये लाइन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, यानी कैसे? ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। देखिए, इसमें 2 बार ब्लड आ रहा है। देखिए, ये वेना कावा से 1 बार आता है और इस भी ऑरिकल में क्या आता है? ब्लड आता है। इसमें ब्लड क्या आता है? आता है। इस चैम्बर में ब्लड बाहर से आता है और इसमें क्या होता है? बाहर जाता है। नीले से क्या होता है? ब्लड बाहर जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि मानव हृदय जो है वो दोहरे परिसंचरण पे काम करता है, मानव हृदय। चलिए आप लोग जल्दी से लिखिए, अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, बीपी इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। वैसे तो ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत लोग को पता होगा, लेकिन इसमें हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं रक्त दाब या रक्त चाप, ठीक है। रक्त दाब या रक्तचाप। देखिए, पहले तो लिखें कि रक्तदाब होता क्या है, रक्तचाप आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आप जानिए कि कभी भी हम बीपी को नापते हैं तो वो किससे नापते हैं? सिराओं से या धमनियों से? तो धमनियों से। हम कैसे? हमारा जो शुद्ध ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है, वो किस में फ्लो करता रहता है? वो धमनियों में फ्लो करता है। मैंने इससे पिछले क्लास में बताया था कि जो धमनियों में ब्लड होता है ना, वो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। धमनियों में ब्लड कैसे होता है? प्रेशर के साथ फ्लो होता है। आप लोग देखेंगे उस क्लास को तो आप लोग को पता लगेगा। तो देखिए, आखिर रक्तदाब कहते किसको हैं? तो धमनियों या सबसे बड़ी धमनी क्या है?
अयोटा, या फिर चलिए ऐसे लिखते हैं धमनियों में रक्त के प्रवाह से जो दाब उत्पन्न धमनियों के के प्रवाह से, धमनियों में रक्त के प्रवाह से जो दाब धमनियों के दीवारों पे, धमनियों में रक्त के प्रवाह से उत्पन्न दाब धमनियों के दीवारों पर जो दबाव बनाता है उसी को क्या कहते हैं? उसे ही रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या होगी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? बताइए आप लोग कि ब्लड प्रेशर को मापते किससे हैं हम लोग? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे ब्लड प्रेशर को मापते हैं? बीपी मापने का यंत्र। बीपी मापने का यंत्र, कोई कमेंट करे कौन सा है? बीपी मापने का यंत्र क्या होता है? देखिए, ये होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, जब भी किसी का बीपी हाई एंड लो होता है तो डॉक्टर हमारे हाथ पे एक पट्टा लगाता है और पंप करता है। तो क्या करता है? दबाव बनाता है, उस पंप से क्या करता है? दबाव बनाता है। किसका दबाव नापने के लिए बनाता है? हमारे आर्टरियों में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका दबाव मापने के लिए हमारे हाथ पे क्या करता है? वो दबाव बनाता है। ठीक है, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मोर देन यही देखने को मिलेगा कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर चेक होता है वो हमारे बाएं हाथ से ही चेक होता है, ज़्यादातर बाएं हाथों से ही चेक होता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे बाएं तरफ ही स्फिग्मो मैनोमीटर को लगाया जाता है और हमारे बीपी को मापा जाता है? हमारे बीपी को मापा जाता है क्यों? हमारे बाएं हाथों पे ही स्फिग्मो मैनोमीटर से बीपी को मापा जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि जो धमनी होती है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो किधर होती है? बताइए, अब तक तो आप लोग को पता होगा कि जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कहाँ होती है? जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है यहाँ पे। ये क्या है? ओर्टा। और इसमें तो ब्लड का दबाव सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी है तो इसी का माप ले लेते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? इस अयोटा साइड ही लगाते हैं क्या? हमारे हाथों में स्फिग्मो मैनोमीटर, और क्या करते हैं? बीपी का माप लेते हैं, जो सटीक बताता है। जो सबसे अच्छा अगर माप लेना है तो आपको बाएं तरफ हाथ पे ही लगा के अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छा जो भी आपका बीपी होगा वो पता चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाएं साइड है अयोटा। कहाँ है ये? हमारे हृदय में बाएं साइड है। इसीलिए जो बीपी मापते हैं डॉक्टर वो बाएं साइड स्फिग्मो मैनोमीटर को लगाते हैं और हमारे बीपी का माप लेते हैं। ठीक है, हमारे बीपी का माप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाएं साइड से ही अयोटा जुड़ा है, और अयोटा से क्या जुड़ी है? छोटी छोटी धमनियाँ, और यहीं से O2 वाला ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारे ऑर्गन तक। तो बाएं वाले हिस्से से माप में लेने में सटीक आपको माप पता चलेगा। ठीक है, अब आइए, एक सामान्य मनुष्य का अगर हम बात करेंगे कि सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है,
ये तो सबको पता होगा। सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? तो देखिए 120/80, 120/80। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? mmHg में, मर्करी mmHg से। किससे मापा जाता है? mmHg से। ठीक है, ठीक है। और ये स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सी धातु यूज होती है? मरकरी धातु यूज होती है। मरकरी धातु यूज होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कैसे मापते हैं? mmHg में। मरकरी का क्या होता है? सिंबल Hg होता है ना, Hg। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80। अभी इतना आप लोग नोट कीजिए, अभी और भी दिलचस्प बातें हम लोग जानते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए मनुष्य का बीपी जो होता है बीपी, सामान्य मनुष्य का बीपी कितना बताया मैंने अभी? 120/80 mmHg, और इसको क्या कहेंगे? mmHg। ठीक है, देखिए अब जब ब्लड प्रेशर जो 120 होगा, जब ब्लड प्रेशर 120 होगा, ये कब होगा? हमारे ब्लड पे जो प्रेशर पड़ेगा वो 120 mmHg कब पड़ेगा? तो यहाँ समझिए आप लोग, ये देखिए ये हमारा हार्ट, देखिए हमारे ब्लड में 2 बार जो होता है, हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार क्या होता है? जाता है। ठीक है, 2 बार ब्लड क्या हो रहा है? जा रहा है। 2 बार आ रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो जब ब्लड जाता है, जब ब्लड जाता है बाहर, तो क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट, ये जो पार्ट है अलिंद वाला जो नीले वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है? सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ता है। ठीक है, तभी तो ब्लड बाहर जाएगा। अगर कोई स्पंज है हमारे पास, उसमें बहुत सारा वाटर है, तो वाटर को अगर हमें बाहर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? हम उसको क्या करेंगे? ऐसे क्या करेंगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको उस पर दबाव डालेंगे, तो उसके अंदर जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो हमारा नीले है, नीचे का जो ये नीले है दोनों, ये क्या करता है? ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें भरा हुआ ब्लड क्या होता है? यहाँ चला आता है, यानी कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी में। और यहाँ से जब जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कहाँ चला जाता है ब्लड? इस पर प्रेशर पड़ेगा तो कहाँ आएगा? अयोटा में। कहाँ आ जाएगा? अयोटा में। यानी जब ब्लड बाहर जाता है, जब ब्लड बाहर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? यानी कि यहाँ से कितना दबाव पड़ेगा? जब ब्लड बाहर जाएगा तो कितना दबाव पड़ेगा? 120 mmHg, 120 mm, ध्यान से समझिए आप लोग, 120 mmHg। यानी क्या हो रहा है? ब्लड आउट हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड आउट हो रहा है, हमारे हृदय से ब्लड क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। उसके बाद आता है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा हार्ट जो हो रहा है वो सिकुड़ रहा है, और जैसे ही सिकुड़ेगा क्या होगा? ब्लड बाहर जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? जब सिकुड़ा है ब्लड, तो अब क्या होगा? जब हार्ट सिकुड़ा है तो क्या होगा? अब फैलेगा भी तो, अब अपने जो उसकी जो शेप है उस पर भी तो आएगा। तो जैसे ही रिलैक्स करेगा, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जब अपने शेप में आता है, जब फूलता है, यानी कि जब ब्लड अंदर आता है। एक तो हो गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब संकुचित होता है, संकुचन, तब क्या होता है? ब्लड बाहर जाता है। और जब रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स में आता है, रिलैक्स,
जब जो हृदय है हमारा वो रिलैक्स करता है तब क्या होता है, ब्लड इन होता है, ब्लड इन होता है। आप लोग याद रखेंगे, ब्लड क्या होता है, इन होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, नीले से क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा। नीले से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में चला जाएगा, नहीं, वहाँ से बॉडी में नहीं जाएगा। जैसे ही नीले सिकुड़ेगा ये ब्लड कहाँ जाएगा, इस चैम्बर का ब्लड जो होता है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास, और इस चैम्बर का ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा के पास। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से ब्लड निकल गया, अब फिर इसमें ब्लड लाना भी तो है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो हृदय है अभी तो सिकुड़ा हुआ है, फिर क्या होगा, फैलेगा, यानी अपने जो रिलैक्स के पोजीशन में आएगा। तो जब रिलैक्स होता है तब ब्लड क्या होता है, इन होता है, हमारे हृदय में ब्लड इन होता है। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है ब्लड आउट और ब्लड इन, ठीक है, ब्लड आउट और ब्लड इन, तो ये इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी इसमें दबाव, जब ब्लड इन हो रहा है तब कितना दबाव पड़ता है हार्ट पे, 80 mmHg, 80 mmHg। जब ब्लड बाहर निकलता है तो अधिक दबाव के साथ निकलता है, और जब रिलैक्स करता है ब्लड तो कम दबाव के साथ इसके पास ब्लड आता है। इतना आप लोग को समझ में आया कि जब हमारा जो हृदय होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है तो ब्लड बाहर निकलता है। कितना प्रेशर से बाहर निकलता है, 120 mmHg से। ठीक है, 120 mmHg से। और उसके बाद जब हमारा जो हार्ट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में अभी, और जैसे ही अपने रिलैक्स अवस्था में आएगा तो क्या होगा, 80 mmHg के साथ ब्लड इसमें अंदर आएगा। 80 mm दबाव के साथ क्या होगा, ब्लड फिर से अंदर आएगा। ठीक है, यानी हमारा हार्ट जो है इस प्रोसेस से धड़कता रहता है, इस प्रोसेस से धड़कता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी टाइमिंग की बात हम लोग करेंगे कि किस में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अभी चलिए, इतना समझ गए आप लोग। तो देखिए 120 mmHg की अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं सिस्टोल प्रोसेस। क्या कहते हैं क्या कहते हैं, सिस्टोल। ठीक है, प्रोसेस तो ये जब सिकुड़ना और प्रोसेस होता है उसको कहता है। तो देखिए जब 120 mmHg के साथ जब ब्लड हमारे हार्ट से बाहर जाता है उसी क्या कहते हैं हम, सिस्टोल प्रोसेस। क्या कहते हैं, सिस्टोल प्रोसेस। और जब ब्लड अंदर आता है, ये देखिए इससे ब्लड क्या होता है, इसमें अंदर आता है। 80 mmHg के साथ ब्लड क्या होता है, हार्ट में आता है। इसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। ठीक है, क्या कहते हैं, डायस्टोल। इसको क्या कहते हैं, सिस्टोल। इसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल। इसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीले सिकुड़ता है। इसमें क्या होता है, नीले सिकुड़ता है, और इसमें क्या होता है, अलिंद रिलैक्स में आता है। अलिंद में ही तो ब्लड आता है ना, और नीले से क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है। अब तक समझ में आ गया आप लोगों को कि जब 120 mmHg के साथ ब्लड नीले से बाहर जाता है तो कितना, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टोल। और जब ब्लड अंदर आ रहा है, जब ब्लड इन हो रहा है, कहाँ पे, हमारे अलिंदों में जब ब्लड इन हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डायस्टोल प्रोसेस। ठीक है, अभी इसको मिटा रही हूँ मैं, थोड़ा सा आपके समझने के लिए 2 लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे, सिस्टोल और डायसिस्टोल। ठीक है, एक तो है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। तो देखिए इसमें होता है संकुचन के साथ ब्लड हृदय से बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर। ठीक है, बाहर। और इसमें क्या होगा, रिलैक्स में आएगा, फिर रिलैक्स की अवस्था में आएगा, और रिलैक्स के साथ ब्लड क्या होगा, हृदय में आएगा। इतना उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, ब्लड आउट, यानी जब संकुचन होता है तो ब्लड क्या होता है, आउट होता है। रिलैक्स में आता है तो ब्लड क्या होता है, इन होता है।
अब तक आप लोग को इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो यानी कि सिस्टोल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टोल प्रोसेस में होता है ब्लड आउट। क्या होता है यहाँ पे, ब्लड आउट। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आउट। ठीक है, इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड इन। ठीक है, ब्लड इन। अब देखिए, अब आता है एक प्रोसेस कि जब सिस्टोल प्रोसेस होता है, जब हृदय का संकुचन होता है, जब नीले से ब्लड बाहर जाता है, तो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं जल्दी से मिटाऊंगी, आगे चलूंगी। चलिए आगे चले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ के बाद से अगर नीचे आए तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टोल। अब पता चला सिस्टोल प्रोसेस कौन सा होता है, इस दबाव के साथ, और डायसिस्टोल क्या होता है। देखिए, एक सिस्टोल प्रोसेस होने में, यानी जब संकुचन होता है, जब हृदय का ऐसे संकुचन हो गया तो क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा, ब्लड क्या हो गया, बाहर जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, सिस्टोल प्रोसेस में टाइम लगता है कितना लगता है, 0.3 सेकेंड। 3 सेकेंड कितना टाइम लगा, 0.3 सेकेंड। और डायसिस्टोल प्रोसेस में कितना टाइम लगा, अगर इसको हम मिटा दें, डायसिस्टोल प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, यानी जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स में आ रहा है, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स में आ रहा है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, रिलैक्स में आएगा तो इसमें टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड, समझ गए आप लोग। तो सवाल आता है कि सिस्टोल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और डायसिस्टोल में कितना टाइम लगता है। तो 0.3 सिस्टोल में, डायसिस्टोल में 0.5। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर बने कि 120 mmHg वाले प्रोसेस को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस पूछे तो कौन सा प्रोसेस होता है, सिस्टोल प्रोसेस। ठीक है, सिस्टोल प्रोसेस। और जब 80 mmHg का बात होगा, जब जब हार्ट रिलैक्स करता है और उसके अंदर ब्लड आता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डायस्टोल प्रोसेस। डायस्टोल प्रोसेस भी आप लोग समझ गए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक दो बार अगर लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका टाइमिंग ये है। अब हम बात करते हैं एक हार्ट बीट कैसे बनता है। एक हार्ट बीट कैसे बनता है, सॉरी। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे जानिए कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, किसी व्यक्ति को हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन दो चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होती हैं। देखिए, सिस्टोल वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉडी में, जब हमारा हार्ट में क्या आता है, हमारा हार्ट जो होता है सिकुड़ता है, तो क्या होता है, सिस्टोल प्रोसेस होता है, इतना दबाव पड़ता है हार्ट पे। तो सिस्टोल को क्या कहते हैं हम, हाइपरटेंशन। इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, सिस्टोल वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी 120 mmHg के साथ ब्लड बाहर आता है हमारे हृदय से, जब सिकुड़ता है ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। और डायस्टोल प्रोसेस में क्या होता है, डायस्टोल प्रोसेस में होता है हाइपोटेंशन। अब बात आप लोग ध्यान से और सुनिएगा, एक बात और सुनिए कि अगर हमारे जो हार्ट में कोई परेशानी चल रही है, ठीक है, अगर हार्ट में कोई परेशानी चल रही है, तो हमारा हार्ट जो होता है जैसे ही हमारा हार्ट सिकुड़ता है, तो
जैसे ही हार्ट सिकुड़ता है तो अगर उसका जो बीपी नापते हैं, जब सिस्टोल प्रोसेस होता है, तो ये आता है, अगर हाइपरटेंशन में अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका हम ब्लड प्रेशर मापते हैं तो लगभग उसका आ जाएगा 140 से 90, यानी दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सिकुड़न हुआ हार्ट में, तो 120 mmHg के साथ ब्लड बाहर जाना चाहिए, लेकिन कितना प्रेशर के साथ जा रहा है, 140 प्रेशर के साथ जा रहा है। कितना प्रेशर के साथ जा रहा है, 140 प्रेशर के साथ जा रहा है, ठीक है। और जब रिलैक्स आ रहा है, जब रिलैक्स हो रहा है हार्ट, तो 90 mmHg के प्रेशर के साथ ब्लड अंदर आ रहा है। यानी इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, अब देखिए, अगर हमने हमारा जो हमने नापा अपने बीपी को, ठीक है, तो अगर हमारा बीपी अगर हमारा बीपी 60 सॉरी इसका कितना है, 80 है ना, हाँ। अगर हमारा बीपी जो है 90 और 60 आ रहा है, 90/60 होना कितना चाहिए, 120/80 होना कितना चाहिए, 120/80, लेकिन है कितना, 90/60, 90/60, यानी क्या है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसान को क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या आता है, इंसान को चक्कर आ जाता है। एक ही बार इतना दबाव जब धमनियों पे पड़ेगा, इतना दबाव के साथ जब ब्लड धमनियों में आएगा तो क्या होगा, हमें चक्कर आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमें हमारी बॉडी तक, देखिए, जब भी ब्लड बाहर जा रहा है धमनियों से, तो क्या कर रहा है, शुद्ध ब्लड कहाँ लेके जा रहा है, ऑर्गन तक लेके जा रहा है। यानी ऑर्गन्स को क्या मिल रहा है, ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता है, ATP, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट पे दबाव कम पड़ेगा, ब्लड हार्ट से बाहर कहाँ, ब्लड जो है हार्ट से कम ब्लड पास करेगा। तो जब कम ब्लड पास करेगा तो धमनियों में भी कम ब्लड आएंगे, यानी O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जब O2 की मात्रा कम होती जाएगी तो हमारा जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन कम होगा, यानी ATP कम बनेगा। और ATP अगर कम बनेगा तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी कम मिलेगा। तो एनर्जी कम मिलेगा हमारी बॉडी को, तो हमें क्या हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। इसीलिए लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को क्या होती है, कमज़ोरी हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में, कि एक हार्ट बीट कैसे बनता है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब हम जानते हैं हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट आखिर कैसे बनता है, देखिए, हार्ट बीट, पहले तो हार्ट बीट को जेनरेट कौन करता है, ठीक है। तो लिखेंगे हार्ट बीट आर generate by SA node, ठीक है। SA नोड, हार्ट बीट को कौन जेनरेट करता है, SA नोड जेनरेट करता है। SA नोड को क्या कहते हैं हम, नेचुरल पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर, क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर। आप लोग ध्यान रखेंगे, SA नोड का क्या कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर। SA नोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा,
AC नोड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साइनो ऑरिकल नोड। साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड। अब हम आएंगे कि एक हार्ट बीट आखिर बनता कैसे है हमारे बॉडी में, हमारे हृदय का एक हार्ट बीट आखिर कैसे बनता है। ठीक है, एक हार्ट बीट आखिर कैसे बनता है। ठीक है, देखिए हो गया, यहाँ पे होगा, पहले तो हम लिखेंगे सिस्टोल प्रोसेस, प्लस डायस्टोल प्रोसेस, ठीक है, डायस्टोल प्रोसेस। सिस्टोल प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा था? अभी मैंने बताया कि सिस्टोल प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा था? 0.3 सेकेंड। देखिए 0.3 सेकेंड में 0.3 सेकेंड में ब्लड क्या होता है, हमारे नीले से बाहर चला जाता है। और डायसिस्टोल प्रोसेस का ये कितना था टाइमिंग? ये था 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। यानी दोनों मिला के कितना हो गया? यानी हमारा हार्ट जो है एक बार सिकुड़ा, हमारा हार्ट एक बार सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। यानी एक हार्ट बीट कब बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ और एक रिलैक्स के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ और एक रिलैक्स के साथ, एक रिलैक्स और एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्स में आ जाता है हार्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलैक्स के साथ क्या बनता है? एक हार्ट बीट बनता है। तो 1 हार्ट बीट यहाँ पे हो जाएगा एक हार्ट बीट, एक हार्ट बीट, यानी 1 हार्ट बीट के बारे में अगर बात करेंगे, 1 हार्ट बीट का टाइमिंग कितना होता है? तो वो होता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। देखिए जोड़ के क्या आ जाएगा? 0.8 सेकेंड। यानी हमारा जो हार्ट है वो एक प्रोसेस अगर पूरा करता है, एक बीट बनाता है, एक बीट, हृदय की एक बीट बनाता है, वो कितने टाइमिंग में बनाता है? 0.8 सेकेंड में। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि एक हार्ट बीट का टाइम कितना होता है? एक हार्ट बीट का टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अब क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानता होगा कि एक मिनट में हार्ट धड़कन कितने बार धड़कता है? हृदय कितने बार धड़कता है या बीट करता है? हृदय कितने बार धड़कता है? कितने बार धड़कता है? 72। और ये क्या है? एक धड़कन है, एक धड़कन। दोनों में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए। अब जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। कितने बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा ये बात। ठीक है, सबको पता होगा कि एक मिनट में जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। और देखिए, लेकिन एक हार्ट बीट, एक धड़कन बनने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। एक धड़कन बनने में, जैसे एक धड़कन बना तो 0.8 टाइम में, यानी 0.8 एक धड़कन मिला के जब 72 बार धड़केगा ना तो 1 मिनट होगा। यानी कि 1 मिनट में 72 धड़कन बनेगा। एक मिनट में कितना? 72 धड़कन। ठीक है, 72 बार क्या होगा? ब्लड बीट करेगा। 72 टाइम्स हार्ट जो होता है वो क्या करता है? बीट करता है। और एक हार्ट बीट, एक धड़कन कितने टाइम में बनता है? 0.8 सेकेंड में। सिस्टोल का टाइमिंग क्या है? यानी जब ब्लड बाहर जाता है 0.3 सेकेंड में, ब्लड अंदर आता है 0.8 सेकेंड में।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा हम जान लेते हैं कि किसका कितना हार्ट बीट होता है। आप लोग समझ चुके होंगे हार्ट बीट के बारे में। देखिए बच्चों का हार्ट बीट कितना होता है, अगर चाइल्ड का पूछे, चाइल्ड का हार्ट बीट कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है? एक बच्चे का हार्ट बीट कितना होता है? तो ये होता है 150 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 150 बार धड़कता है बच्चों का दिल। बच्चों का दिल, जो बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, उन बच्चों का जो दिल है वो कितने बार धड़कता है? 150 बार, 150 बार। अब आएंगे एडल्ट, हम लोग का हार्ट बीट कितने बार धड़कता है? ये तो सबको पता होगा, 72 बार पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72। अब बात हम करते हैं एक और चीज़ की, वो है भ्रूण। भ्रूण, भ्रूण क्या होता है? भ्रूण का हार्ट बीट, भ्रूण की हार्ट बीट की अगर हम बात करेंगे, भ्रूण की हार्ट बीट का, तो वो कितना होता है? भ्रूण का हार्ट बीट कितना होता है? तो भ्रूण का हार्ट बीट होता है 200। यानी जब बच्चा जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, भ्रूण यानी माँ के पेट में जब बच्चा है, जो बच्चा है वो कहाँ है? माँ के पेट में है। ठीक है, बच्चा कहाँ है? माँ के पेट में है। तो उसका हार्ट बीट कितना होगा? 200 पर मिनट, 200 पर मिनट। 1 मिनट में 200 बार धड़केगा, 1 मिनट में 200 बार धड़केगा। ठीक है, जिम करने वाले, जो लोग जिम करते हैं, उनका कितने बार धड़कता है? एंड एक्सरसाइज, जिम एंड एक्सरसाइज करने वालों का कितने बार धड़कता है बताइए? ये धड़कता है 90 to 95 पर मिनट। 1 मिनट में 90 से 95। ठीक है, अब बताइए कि जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, एथलीट्स का कितना होता है? एथलीट्स का कितना होता है? तो ये होता है 60 से 65, कम होता है पर मिनट। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए।